नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज आलम है और आप सुन रहे हैं सिने की पॉडकास्ट सीरीज लंदन वार्ता। आज मेरे मेहमान हैं विकास स्वरूप, जो भारत के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, प्रवक्ता, तर्जुमान, कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर भी रहे और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट की पोस्ट पर रिटायर हुए। लेकिन विकास स्वरूप का ये जो परिचय है या तारुफ वो थोड़ा सा अधूरा है, इसलिए कि आप दुनिया भर में एक बेस्ट सेलिंग ऑथर की तरह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। विकास का पहला नॉवेल Q&A अब तक दुनिया की 47 भाषाओं में छप चुका है। इस पर स्लमडॉग मिलियनेयर नाम की फिल्म भी बनी है और ये फिल्म 10 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी और उसके बाद आपको पता है रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन ये हिस्ट्री है बहुत दिलचस्प। तो उपन्यास का मूल नाम जो था वो Q&A था, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ये पुस्तक, विश्वास करिए, मैंने अपनी लंदन की जो पोस्टिंग थी उसके आखिरी 2.5 महीने में लिखी थी। और वो 2.5 महीने में इसलिए लिखी गई क्योंकि पूरे नावल जो थी मेरे जहन में थी, मेरे दिमाग में थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था कि मैं उस नावल को लिख सकूं। तो मैंने ये किया, मैंने कहा कि पहले मैं 4.5 चैप्टर्स लिखता हूँ। वो लंदन में क्योंकि गढ़ है इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिशिंग का, तो 10 एजेंट्स को भेज देंगे। उनमें से अगर किसी एक एजेंट ने पिकअप कर लिया तो नावल को कंप्लीट किया जाएगा, अगर नहीं पिकअप हुआ तो ख़त्म बात, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैंने भी कोई नावल लिखने की कोशिश की और मैं उसमें फेल हो गया। तो इसलिए ये नावल लिखी गई थी कंप्लीट सीक्रेसी में, टोटली गुप्त रखा था, इतना गुप्त रखा था कि मेरी पत्नी तक को नहीं पता था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। तकरीबन 10 साल के बाद विकास स्वरूप का नया नॉवेल मंजर-ए-आम पर आने वाला है। नाम है उसका, परवेज भाई, द गर्ल विद द 7 लाइव्स। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी 7 जिंदगियां, जिसने 7 जिंदगियां जी हुई हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर और द गर्ल विद द 7 लाइव्स के ऑथर विकास स्वरूप का नाम दुनिया के कामयाब तरीन नॉवेलिस्ट में आता है। मैं पूछे बिना रह नहीं सका कि भाई विकास, इस पॉडकास्ट के सुनने वालों के लिए कम से कम वो 5 टिप्स तो दे दीजिए जिन्हें वो अगर गांठ में बांध लें तो कामयाबी उनके भी कदम चूमे। ठीक है, पहला टिप तो ये है कि कामयाब होने के लिए नॉवेल या पुस्तक मत लिखिए। पैसा बनाने के लिए पुस्तक मत लिखिए। पुस्तक लिखिए अगर आपके पास एक ऐसी कहानी है जो अब तक किसी ने नहीं लिखी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आप जिसको बता सकते हैं। और कहा जाता है कि हर शख्स के अंदर जिसको लिखने का शौक है, एक किताब है। तो बट कई बार वो किताब शख्स के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसी किताब है जिसके जो मैसेज है वो यूनिवर्सल मैसेज है, जो सबको अपील कर सकता है, तो आप किताब लिखिए फिर। तो साहब, किताब लिखने के बारे में ज़रूर सोचिए, बाकी के टिप्स अभी थोड़ी देर में। इस इंटरव्यू में कुछ कड़वी बातें भी शामिल हैं। ये मत भूलिए कि विकास कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं। तो वो कौन से इश्यूज थे जिनके सबब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी आई? 2 इश्यूज पे हमेशा इंडिया कनाडा रिलेशंस जो हैं वो डामाडोल रहे हैं। पहला इशू था न्यूक्लियर इशू, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा प्रथम देश था जिसने हम लोग को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। फिर हमने 1974 में वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, तो कनाडा को लगा ये बिट्रेयल है और उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा, प्रतिबंध लगा दिए थे उस समय। उसके बाद फिर हमने 1998 में एक्चुअल एक्सप्लोजन्स किए और डिक्लेयर कर दिया कि हम अब न्यूक्लियर वेपन पावर हो गए। तब कनाडा ने बहुत जिसे कहते हैं हार्श रिएक्शन किया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही ऑलमोस्ट सस्पेंड हो गए। उन्होंने उस समय भी प्रतिबंध लगाए। तो वो था पहला इशू। और दूसरा इशू जिस पे हमेशा कुछ खटपट रही है वो है खालिस्तान का इशू, क्योंकि कनाडा में बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन उस डायस्पोरा का एक बहुत छोटा सा प्रतिशत जो है, मैं कहूँगा 1 या 2%, वो खालिस्तान की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है और उसको वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा था। तो वो एक बहुत बड़ी अड़चन हो गई थी हमारे बारे में। जब आप बढ़ावा कहते हैं तो बढ़ावा देखिए लोग देते हैं, डायस्पोरा देता है, लेकिन क्या आपका इशारा गवर्नमेंट की तरफ भी? हाँ, तो मैंने ये भी लगने लगा कि कुछ जो सरकारी तंत्र हैं वो भी एक तरह से उनके रैलीज़ में जा रहे हैं। जून सन 2024 में विकास स्वरूप लंदन में थे। ब्रिटिश लाइब्रेरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था। वहीं पर प्रोड्यूसर अचला शर्मा की मौजूदगी में विकास स्वरूप के साथ मैंने एक लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू किया। मेरा पहला सवाल था कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद उनका जो नॉवेल पब्लिश होने वाला है उसकी कहानी क्या है? नाम है उसका, परवेज भाई, द गर्ल विद द 7 लाइव्स। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी 7 जिंदगियां, जिसने 7 जिंदगियां जी हुई हैं। और मैं एक तरह से इसको कहूँगा ये स्लमडॉग मिलियनेयर का फीमेल वर्जन है, क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव इसमें एक महिला का है। 25 साल की एक महिला है जिसका नाम है देवी, और वो एक स्लम में ही पैदा हुई और क्या क्या अनुभवों से वो उसकी ज़िंदगी गुजरी और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वो कैसे पूरे भारत में मूव करती रही।
आज दिल्ली में है तो कल वो पंजाब चली गई, फिर केरला चली गई, फिर गोवा चली गई, फिर मुंबई आ गई। तो इस तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ एक तो कि कांस्टेंट चेंज कैसे लाइफ में एक तरह सा एक मोटिव हो जाता है, और सेकेंडली कि जिसको सरवाइव करना आता है वो किसी भी इन्वायरमेंट में थ्राइव कर सकता है। तो इसीलिए द गर्ल विद द 7 लाइव्स। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, इससे पहले कि थोड़े से सफ़र पे आपकी बात कर लेते हैं, उसकी वजह क्या है कि मैं विकास स्वरूप को जानता हूं जब वो लंदन में पोस्टिंग पर आए थे 2000 से 2003 के बीच। हाँ, और आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे उन तमाम? मैं पॉलिटिकल काउंसलर था भारतीय दूतावास में। हाँ, तो उस वक्त तक किसी को ये नहीं पता था कि ये नावल भी लिख सकते हैं या लिटरेचर में, इन चीज़ों में, फिक्शन में इनकी दिलचस्पी है। वो कहानी बहुत दिलचस्प है कि स्लमडॉग मिलियनेयर कैसे लिखा गया। थोड़ा सा ज़रा यहाँ लोगों को बता दीजिए, इसलिए कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, भूल भी गए लोग, फिल्म की वजह से 10 चीज़ें याद नहीं रखते, उपन्यास को कभी कभी भूल जाते हैं। तो उपन्यास का मूल नाम जो था वो Q&A था, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ये पुस्तक, विश्वास करिए, मैंने अपनी लंदन की जो पोस्टिंग थी उसके आखिरी 2.5 महीने में लिखी थी। और वो 2.5 महीने में इसलिए लिखी गई क्योंकि पूरे नावल जो थी मेरे जहन में थी, मेरे दिमाग में थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था कि मैं उस नावल को लिख सकूं। तो मैंने ये किया, मैंने कहा कि पहले मैं 4.5 चैप्टर्स लिखता हूँ। वो लंदन में क्योंकि गढ़ है इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिशिंग का, तो 10 एजेंट्स को भेज देंगे। उनमें से अगर किसी एक एजेंट ने पिकअप कर लिया तो नावल को कंप्लीट किया जाएगा, अगर नहीं पिकअप हुआ तो ख़त्म बात, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैंने भी कोई नावल लिखने की कोशिश की और मैं उसमें फ़ेल हो गया। तो इसलिए ये नावल लिखी गई थी कंप्लीट सीक्रेसी में। मैंने टोटली गुप्त रखा था, इतना गुप्त रखा था कि मेरी पत्नी तक को नहीं पता था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। और हुआ ये कि मेरी पोस्टिंग हो गई थी दिल्ली, ये बात है करीब अप्रैल मई जून की, और मेरी पोस्टिंग हो गई थी दिल्ली और हम लोग को वापस जाना था दिल्ली। तो क्योंकि दिल्ली में आपको पता है जो स्कूल सेशन है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी थे, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं बहुत लेट गया तो फिर उनका स्कूल मिस हो जाएगा इंडिया में, तो इसलिए वो लोग, उनका जाना ज़रूरी। तो मैंने कहा भाई मुझे भी आप जाने दीजिए, मैं तो अप्रैल में ही जाना चाहता हूँ। तो मुझे बताया गया कि आप नहीं जा सकते हैं अप्रैल में, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक विज़िट हो रही है, ऑफिशियल विज़िट यूके, वो सितंबर में होगी। आपको सितंबर तक रहना है उस विज़िट को हैंडल करने के लिए। मुझे याद है वो विज़िट, और मुझे याद है यहाँ पे मेरे ख्याल से मेट्रोपॉलिटन होटल था, क्या था, एक बड़ा जहाँ पे बहुत बड़ा रिसेप्शन हुआ था, जिसमें मार्गरेट थैचर भी आई थी और रिचर्ड ब्रांसन भी आए थे। उन सब लोगों से मैं मिला था एक्चुअली, और AR रहमान भी थे शायद। AR रहमान भी आए थे, बिल्कुल। और मैं ही उनको ले गया था वाजपेयी जी से मिलवाने, क्योंकि उन्होंने कहा कि विकास जी आप मिलवा सकते हैं। मुझे याद है। ज़रूर। तो एनीवे, तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई आप रहो यहाँ सितंबर तक, आपको ऑफिशियल काम करना है, मेरे बच्चों का स्कूल मिस हो जाएगा, इसलिए मैं तो बच्चों को लेकर इंडिया जा रही हूँ। तो वो लोग जून में चले गए भारत वापस, और मैं वो जून से सितंबर का जो अंतराल है उस दौरान मैं लंदन में अकेला रहा। तो उसी समय मेरे जहन में ये बात आई कि क्या मैं एक नावल लिख सकता हूँ, और उसका रीज़न क्या था, इंस्पिरेशन कहाँ से आया। इंस्पिरेशन आया कौन बनेगा करोड़पति की अपार सफलता से, क्योंकि भारत में आपको पता है अमिताभ बच्चन ने इस शो को प्रेजेंट किया था स्टार प्लस पे। उस समय स्टार प्लस जो है मेरे ख्याल से 6 या 7वें नंबर पे था चैनल, लेकिन ये शो इतना लोकप्रिय हो गया, लोग इसके इतने दीवाने हो गए कि 9 बजे आप किसी के घर नहीं जा सकते थे इंडिया में, क्योंकि 9 बजे लोग जो कहते थे भैया हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तो ये कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं। मैंने तो सुना है शादियां तक 9 बजे रोक दी जाती थी कि भाई 9 से 9:45 या 9 से 10 बजे तक कम से कम लोग ये शो देख लें, उसके बाद फिर वर वधू जो है वो अपना जयमाल वगैरह उसके बाद करेंगे। मुझे तो इसलिए भी कुछ थोड़ा बहुत याद है कि मैं सिद्धार्थ बसु को जानता था, तो सिद्धार्थ बसु और अनीता कौल, उनकी जो वाइफ है, और दोनों मिलके वो कंपनी चलाते हैं सिनर्जी नाम से। करेक्ट। और उसने ये स्टार के लिए ये प्रोग्राम किया था, और वो बिनतहा बिजी रहते थे और बिनतहा तैयारियां करते थे। अच्छा, इसलिए भी कि मैं मास्टरमाइंड इंडिया एक प्रोग्राम होता था BBC का, उसका जो सिद्धार्थ बसु प्रेजेंट किया करते थे, सिद्धार्थ बसु करते थे, और मैं लंदन में उसका प्रोड्यूसर था, और वो वहाँ दिल्ली में प्रोड्यूस भी करते थे, प्रेजेंट भी करते थे, और तब वो बताते थे कि क्या कामयाबी है। खैर, तो वो कामयाबी जो थी प्रोग्राम की, वो कहीं आपके दिमाग पे रही होगी? ज़रूर, क्योंकि जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो मैं भी एक तरह से क्विज़र था। मैं ये जो इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं उसमें भाग लिया करता था, क्विज शोज़ में जाया करता था, क्योंकि मुझे भी बहुत फ़ख्र था अपनी नॉलेज के ऊपर और मैं उसको दिखाना चाहता था। तो जब ये कौन बनेगा करोड़पति आया तब मैंने देखा, मैंने कहा इसने तो यार पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया क्विज शो का। बिकॉज पहले जो मास्टरमाइंड के जैसे शोज़ हैं उनमें फॉर्मेट क्या था, आप एक हॉट सीट पे बैठते थे, एक क्विज मास्टर होता था, वो आपसे सवाल पूछता था, अगर आपको सवाल का जवाब आता था तो आप जवाब दे देते थे, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप गेस कर देते थे। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, पैसा।
और वो भी छोटा मोटा पैसा नहीं 5-10 पाउंड दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आपको 1000 पाउंड से शुरुआत लेके 1 लाख पाउंड तक हो जा रहा है। तो उस समय अब क्या हो रहा है, अब अगर आपके पास आधे मिलियन पाउंड्स पे आप बैठे हुए हैं, 500,000 पाउंड्स पे आप बैठे हैं, और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, और आपको 99% पता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन था, लेकिन आपका थोड़ा सा डाउट है कि थॉमस जेफरसन तो नहीं था, तो आप क्या कहते हैं, भैया मैं अपना पैसा लूँगा और मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो मैंने कहा इसने तो बदल दिया है पूरा, जो हमारा ब्रेन के साथ एक हमारा नाता था, जो हमारा एक इंटरेक्शन था, उसको भी बदल दिया है। तो क्यों ना एक कहानी लिखी जाए एक ऐसे क्विज शो के बारे में जो 1 लाख पाउंड नहीं, जो कि 1 बिलियन पाउंड दे रही है। और मैं समझता हूँ विकास स्वरूप, वो आपने जो कामयाबी हासिल की है उसके साथ, और आपने ही नहीं बल्कि हर उस शख्स ने जो उस प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्व था, चाहे वो ए आर रहमान हो, चाहे वो गुलजार साहब का गाना हो इसलिए कि सबको ऑस्कर मिला, चाहे वो साउंड करने वाले रसूल पुकुट्टी हो जिनको कोई जानता नहीं था, आज भी वो इसीलिए मशहूर हैं क्योंकि उनको और देव पटेल और फ्रीडा पिंटो को मत भूलिए, उनको कौन जानता था, उनको कौन जानता था। और डैनी बॉयल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी। हाँ ये है, मैंने डैनी बॉयल तो वैसे भी विख्यात फिल्म मेकर थे स्लम डॉग मिलियनेयर से पहले भी, बट ये फैक्ट है कि स्लम डॉग मिलियनेयर से पहले वो कभी भी एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुए थे, और फिर उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया। और कितने 9 ऑस्कर मिले थे, कितने 10 ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड थे, आप 9 ही जीत सकते थे क्योंकि 2 सॉन्ग्स ए आर रहमान के थे, उनमें से एक ही सॉन्ग जीत सकता था। तो मैक्सिमम आप 9 जीत सकते, तो 9 में से हम लोग ने 8 जीते। वाह क्या बात है। अच्छा, ये जो कामयाबी है मतलब कहीं आपके ख्वाबो गुमान में कहीं थी इस तरह की? कभी भी नहीं परवेज़ भाई, क्योंकि मैंने जब ये नावल लिखी थी उस समय मुझे बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि ये नावल भारत के बाहर कोई पढ़ने में दिलचस्पी दिखाएगा, क्योंकि ये नावल बहुत इंडियन नावल है। और उससे पहले आपको पता है वेस्ट में जो इंडिया की नावल्स ने अच्छा किया है वो किसके बारे में, वो या तो सोसाइटी के बारे में होती थी या फिर वो राज के बारे में होती थी। आप उसमें कोई महल दिखला रहे हैं, हाथी घोड़े पालकी, ये सब होता था। मेरी नावल तो भारत के अर्बन इंडिया की अंडरबेली के बारे में। एब्सोल्युटली, यू नो, एक बहुत ही गरीब तबके का लड़का है जो एक तरह से आप समझिए कि ऑर्फन है, और उसने किस तरह की हार्डशिप्स जो उसने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं उसकी कहानी थी। मुझे एक बात बताइए, डैनी बॉयल तक आपकी किताब कैसे पहुंची? हाँ, तो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। पहले क्या होता है, ये मेरे पास फिल्म ऑफ़र आपको पता है कब आया? ये किताब मैंने लिखी 2003 में। ये किताब मेरे पब्लिशर्स ने एक्सेप्ट की 2003 में, लेकिन उनका ये मुझे बड़ी किताब लग रही है, हमें बड़ी किताब लग रही है, इसको हम पूरा फैनफेयर के साथ 2005 में छापेंगे, 2 साल का हमें लीड टाइम चाहिए। मैंने कहा ठीक है 2005 में छापिए, पहली किताब है, मेरे पास कोई पावर तो थी नहीं उस समय। मैंने कहा ठीक है 2005 में छापिए। और फिल्म फोर से टेसा रॉस का मेरे पास फ़ोन आया 2004 में, 1 साल किताब के छपने से पहले। तो मैंने पहला सवाल यही पूछा टेसा रॉस से, मैंने कहा आपको पता कैसे है कि मैंने किताब लिखी है, वो तो छपी नहीं है। तो कहते नहीं, आप तुम्हारे पब्लिशर्स ने हमें एक मैन्युस्क्रिप्ट भेज दी थी और हमें तो ये जो बहुत ही दिलचस्प लग रही है और हमें लग रहा है इस पर बहुत अच्छी फिल्म बन सकती, तो हम तो इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है, पहले वो राइट्स ले लेते हैं, उसके बाद वो एक स्क्रीन प्ले राइटर को अपॉइंट करते हैं, उसकी नियुक्ति होती है। तो स्क्रीन प्ले राइटर कौन आए? जो साइमन बोफॉय जो शख्स साहब हैं, जो डैनी बॉयल के साथ कई और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर चुके हैं। और जब स्क्रीन प्ले लिख लिया गया तब फिर वो एक डायरेक्टर का चयन करते हैं, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें डैनी बॉयल से ये फिल्म बनानी है। और इस तरह पे डैनी बॉयल वो आखिरी पर्सन है वो इस प्रोजेक्ट पे आए, और फिर जब डायरेक्टर आ जाता है तो वो अपने नज़रिए से देखता है। तो मैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि डैनी बॉयल ने क्या एक चेंज किया उसमें। तो जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले था उसमें नावल की तरह क्विज शो ख़त्म हो चुका है, और अब जमाल मलिक को पकड़ लिया गया है कि भाई तुमने ये 12 सवाल के जवाब कैसे दिए, और अब उसको पुलिस थाने में टॉर्चर किया जा रहा है। डैनी बॉयल ने देखा, ये पढ़ी स्क्रीन प्ले, और उन्हें लगा कि सब कुछ अगर फ्लैशबैक में है तो वो सेंस ऑफ इमीडिएसी का लॉस हो जाएगा ना, ऑडियंस को लगेगा सब कुछ तो हो चुका है, अब बचा क्या है। तो उन्होंने ये आइडिया, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं 11वें सवाल के बाद इसको अरेस्ट करवा देते हैं, और फिर पुलिस से पूछताछ के बाद इसको 12वें सवाल के लिए रियल टाइम में वापस लाएंगे। तो उसका देखा आपने कितना इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि उसी समय वो लड़की जो है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो सुन रही थी, और फिर किस तरह वो भागती हुई आई, और फिर किस तरह। अच्छा, डैनी बॉयल ने कुछ आपसे कहा भी था स्क्रीन प्ले की जब तैयारियां हो रही थी, मेरा ख्याल से आपको कुछ तैयार किया था जहनी तौर पे, मानसिक रूप से, भाई देखिए ये चीज़ें होंगी आपकी कहानी में, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, तो वो डैनी बॉयल ने नहीं, वो साइमन बोफॉय ने मुझे तैयार किया था, क्योंकि सबसे पहले मेरी मुलाकात साइमन बोफॉय से हुई थी। वो बुक लॉन्च पे भी आ गए थे लंदन में, क्योंकि वो तो 2004 में ही राइट्स ले चुके थे। तो जब लंदन में बुक लॉन्च हुआ 2005 में, तो उसमें सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई साइमन बोफॉय
चॉइस है। और साइमन ने कहा कि भाई विकास, मुझे तुम्हारी नावल बहुत पसंद आई है, बहुत ही उम्दा नावल है, लेकिन मैं अभी से तुम्हें बता देता हूँ 2-3 चेंजेस होंगे। पहला चेंज ये होगा कि आपने अपने नावल का टाइटल दिया है, शीर्षक था Q&A, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। उस नाम से ऑलरेडी एक हॉलीवुड में फिल्म है, निक नोल्टे उसके लीड एक्टर हैं, इसलिए Q&A टाइटल तो चलेगा नहीं, हम कोई नया टाइटल ढूंढेंगे। वो तो स्लमडॉग मिलियनेयर बाद में उन्होंने ढूंढा, तो बट ये मुझे पहले से आगाह कर दिया कि टाइटल आपका सेम नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि देखिए बजट हमारा बहुत कम है और कई आपके जो नावल है बहुत फैली हुई है, उसमें एक इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में भी जिक्र है, वो सब हम फिल्म नहीं कर पाएंगे, तो हमें आप छोड़ दीजिए। लेकिन हम एक वादा मैं आपसे करता हूँ कि जो आपकी नावल की आत्मा है, वो आत्मा को मैं आँच नहीं आने दूंगा, मैं उस आत्मा को बरकरार रखूंगा फिल्म में भी। अच्छा, उस आत्मा में जो बॉम्बे है, मुंबई है, उसकी अंडरबेली भी है। ये मैं इस सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि फिल्म आने के बाद में सिर्फ एक ही क्रिटिसिज्म था भारत में ख़ास तौर पर, और वो ये था कि साहब देखिए भारत को इस तरह से दिखाया गया है, हमारी गुर्बत, हमारा मजाक उड़ाया गया। और तो और वो बॉम्बे के फिल्म डायरेक्टर्स, वो राइटर्स, वो एक्टर्स जो सारी ज़िंदगी ये सब करते हैं, उनको भी इस बात पे एतराज़ था। उनका ये कहना था बाहरी आदमी आकर कैसे स्लम्स पे कहानी बना रहा है। और फिर बार बार अक्सर लोग ये भी कहते हैं बहुत बार कि हमारे 5 स्टार होटल्स तो दिखाती नहीं है, हमारी बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, ये सब चीज़ें दिखाती नहीं है। तो एक ख़ास तौर पे एक कार्यरत सर्विंग डिप्लोमेट के लिए इस क्रिटिसिज्म को झेलना कुछ मुश्किल था क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे सिविल सर्विस रूल्स थे, क्योंकि मैंने ये नावल लिखी उस समय मैं बिल्कुल कार्यरत था एज अ डिप्लोमेट, सिविल सर्विस रूल्स बड़े लिबरल हैं। मुझे अपनी नावल जो है सरकार को दिखानी भी नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना पड़ा कि मैंने एक लिटरेरी नावल लिखी है जो एक रिप्यूटेड पब्लिशर छाप रहा है और मुझे अनुमति दी जाए इसको छापने के लिए, और सरकार ने बिना मेरी नावल पढ़े मुझे अनुमति दे दी। सेकेंडली, ये जो बात कही गई है कि ये पॉवर्टी पॉर्न था वगैरह, वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो भी फिल्म में दर्शाया गया है, नावल से कई चीज़ें ली गई हैं, कई चीज़ें उन्होंने अपनी भी जोड़ी हैं, लेकिन जो लाइफ स्टोरी है मेरे किरदार की, वो तो मैंने बताया ना, वो 18 साल का वेटर है जो कभी, जिसने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, उसकी ज़िंदगी तो किसी बार में बीती, किसी चौल में बीती, किसी एक्ट्रेस के घर में एज अ नौकर बीती, तो उसको ही उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। और ये मैं ज़रूर कहूँगा, डैनी बॉयल ने ये फिल्म शूट करने से पहले भारत में कदम भी नहीं रखा था। अच्छा। वो पहली बार भारत आए और प्लेन से ही, जब प्लेन उनका दिल्ली बॉम्बे में सेंटा क्रूज में लैंड कर रहा था, तो उन्होंने धारावी देखी ऊपर से कि ये इतने लाखों ये झोपड़ियां हैं जिसके ऊपर ब्लू टारपुलिन, नीले रंग का टारपुलिन लगा हुआ है, तो उनके तो होश उड़ गए वही देख के कि अरे भाई ये सिनेमैटिकली कितना गजब का लगेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने जानबूझ के इंडियंस को डेनिग्रेट करने के लिए, इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की फिल्म बनाई। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत केयर के साथ इस फिल्म को बनाया है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो सेंट्रल चीज़ निकल के आती है वो ये नहीं है कि सब लोग रो रहे हैं धारावी में, ज़िंदगी ख़राब है। आप देखिए जो स्लम के बच्चे हैं उनमें भी कितना एक तरह से कौतूहल है और कितनी एक तरह से उनके अंदर एक इनर हैप्पीनेस है, उसको भी उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि एक इंसान को अगर बिनतहा कामयाबी मिल जाए एक ही बार में, जैसे आपने नावल लिखा, पहला नावल लिखा ज़बरदस्त, और इधर डैनी बॉयल पहले फिल्में बनाते थे, उनका नाम था इज्जत थी, उसके बाद में भी स्लमडॉग मिलियनेयर के बाद में भी उन्होंने फिल्में बनाई, लेकिन जाहिर सी बात है वो कामयाबी कहाँ मिल सकती है, मतलब वो तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, एक अजीब विश्व कीर्तिमान टाइप की चीज़ हो गई। मैं ये लेखक से जानना चाह रहा हूँ कि फिर वो कैसे हिम्मत करता है कि दूसरा उपन्यास लिखे और फिर से प्लॉट ढूंढे और उसको लगता है कि ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा शायद वैसी कामयाबी। तो ये परवेज़ भाई, आप खुद एक राइटर हैं, अचला जी भी राइटर हैं, आप लोग को पता है, इसको कहते हैं सेकंड बुक सिंड्रोम, कि एक फियर आ जाता है, एक डर बैठ जाता है राइटर के जहन में कि मेरी पहली किताब इतनी ज़्यादा कामयाब हो गई, अब मैं उस कामयाबी के शिखर तक कभी और किसी नई किताब के साथ पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। और कई राइटर्स को तो ये डर इतना ज़्यादा भयभीत कर देता है कि वो लिख ही नहीं पाते हैं उसके बाद। बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं ना, वन बुक वंडर, उसी में रह जाते हैं। मेरे साथ पहली बात तो ये है कि मैंने अपने आप को 100% राइटर कभी समझा नहीं, क्योंकि उस समय मैं ऑलरेडी कार्यरत था एज अ डिप्लोमेट, तो मेरे लिए तो ये एक पैशन था जो मैं साइड में कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरे पास एक कंफर्ट था, एक सिक्योरिटी थी कि मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास एक तनख्वाह का स्रोत है ऑलरेडी, इसलिए मैं अपने जो पैशन में जो मैं लिख रहा हूँ उसमें मुझे मार्केट से डिटर्मिन नहीं होना है, मैं खुद क्या लिखना चाहता हूँ वो मैं लिखूँगा। अगर मैं 100% राइटर होता
और मेरी पूरी रोज़ी रोटी सिर्फ जीवन यापन मेरा चल रहा होता सिर्फ लिखाई से ही, तब फिर मुझे सेंसिटिव होना है कि भाई मैंने कुछ ऐसा लिख दिया और मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मेरे तो घर वाले सड़क पे आ जाएंगे फिर। तो फिर मैं वैसी चीज़ लिखूंगा जो मार्केट चाहती है कि मैं लिखूं, तो फिर देन आई विल नॉट बी ट्रू टू माई सेल्फ। तो इसलिए मेरे लिए तो ये एक तरह से कुशन था कि क्योंकि मेरे पास जो मेरा कैरियर है वो ऑलरेडी था, और ये मैं एक तरह से साइड में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं खुल के लिख सकता था जो कुछ भी मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसलिए मेरे ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं था। मेरे पास प्रेशर ये था कि जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तब मेरे एजेंट ने बताया कि भाई वो आपके साथ 2 पुस्तकों का कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। आपने अभी Q&A ही लिखी है, लेकिन वो जो पब्लिशर हैं वो कह रहे हैं हम आपको 2 किताबों का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, तो आप डिसाइड करिए कि आप 1 किताब का कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो आपको X मिलेगा, 2 किताब का चाहते हैं तो 2X मिलेगा, बट ये चॉइस आपके ऊपर है, आपके डिसाइड करना है। तो मैंने सोचा अपने आप, मैंने कहा भाई पहली बात तो ये है कि मैं एक डिप्लोमैट हूँ। मैं ये नहीं कि उन्होंने कहा कि मदारी की तरह कि आप चलो बेटा जमूरे चढ़ जाओ तो मैं चढ़ जाऊँगा, कि उन्होंने कहा कि अगर अगली किताब उनको अगले साल चाहिए और मैं अपने कार्य में इतना बिजी हूँ कि मैं नई किताब प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि वो भी हटाने को तैयार हैं क्लॉज, आप चाहें 10 साल के बाद दो, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो तब भी 2 किताब का चाहते हैं, आप बताइए। तब मैंने कहा कि सम प्रेशर इज़ गुड प्रेशर कि अगर मैं एक ही किताब का लेता हूँ तो हो सकता है मैं सेकंड किताब लिखूं ही ना, डेडलाइन में काम अच्छा होता है। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर कम से कम ये 2 किताब का है तो कम से कम मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर तो रहेगा कि भाई एक किताब मुझे लिखनी है। तो मैंने कहा कि फिर 2 किताब का ही एक्सेप्ट करते हैं कि कम से कम एक किताब के बाद सेकंड किताब लिखने का कुछ तो मोटिवेशन होगा। अच्छा, जो सेकंड किताब आती है उस पे किस तरह की कामयाबी आपके हिस्से में आती है? देखिए, सेकंड किताब का नाम था 6 एस्पेक्ट्स, और सेकंड किताब जो थी वो Q&A से एकदम ही अलग थी। जब Q&A आई और वो इतनी सक्सेसफुल हो गई, 37 ट्रांसलेशंस में चली गई थी फिल्म आने से पहले भी, अब 47 में है, उस समय 37 में जा चुकी थी। तो मेरे पब्लिशर्स हिंट्स डालने लगे कि अपनी सेकंड किताब के लिए क्या इन्हीं किरदारों को दोबारा इस्तेमाल कर लें। राम मोहम्मद टॉमस तो बहुत गज़ब का किरदार आपने बनाया है, उसकी ज़िंदगी आपने दर्शाई है, जब पैदा होता है 25 साल तक, 18 साल तक, अब 18 से 25 ले लेते हैं, 18 से 30 ले लेते हैं, उसका भी नाम एक अनदर Q&A कर देंगे। लेकिन मैंने कहा कि देखिए साहब, मैं उसका एक तरह से होस्टेज नहीं होना चाहता हूँ कि एक ही कैरेक्टर का, कि बस उस कैरेक्टर के अलावा मैं कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता हूँ। और उस समय विश्वास मानिए मेरे दिमाग में 6 अलग स्टोरी लाइन्स चल रही थी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन सब 6 स्टोरी लाइन्स को मिला के एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप की किताब लिखूं, जिसका नाम होगा 6 एस्पेक्ट्स। ये 6 कहानियाँ एकदम अलग अलग होंगी, लेकिन उनको बांधने का जो एक थ्रेड होगा वो होगा कि ये सब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट्स हो गए। तो इस तरह मैंने, और 6 एस्पेक्ट जब मैं लिख रहा था तो मैं 100% जानता था कि ये Q&A के जितने कामयाब नहीं होगी, क्योंकि Q&A वॉज अ वेरी सेफ बुक इन द सेंस उसमें एक बहुत ही पहला जो उसका किरदार है वो इतना प्यारा सा है कि आप उसके आप उसके हक में ही बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जीते। 6 एस्पेक्ट्स में कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जिसको आप 100% गुड कह सकें कि अच्छा ये अच्छा किरदार है। सब में कुछ ना कुछ खोट है, कुछ ना कुछ बुराई है, कुछ ना कुछ बदमाशी है। जो रीडर है अपने आप को रिलेट करे तो किससे करे, ये भी कभी कभी सवाल आता है। राइटर अपने आप को रीडर जब पढ़ने वाला है, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें एक देखिए मोबाइल फ़ोन चुराता है, वो उसका नाम है मुन्ना मोबाइल। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है शबनम सक्सेना, एक माफिया डॉन है जो कि पॉलिटिशियन है, यूपी का होम मिनिस्टर है जगन्नाथ राय, एक है उसमें आपका अमेरिका से आया हुआ लैरी पेज जो कि वहाँ एक फॉर्कलिफ्ट चलाता है, किसी वॉलमार्ट में काम करता है, वो इंडिया आ जाता है मेल ऑर्डर ब्राइड के चक्कर में। और सबसे जो दिलचस्प कैरेक्टर है वो है एकेती, जो कि अंडमान के जो द्वीप्स हैं उनमें से जो 6 ट्राइब्स हैं उनमें एक ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है। और वो उनका एक बहुत सीक्रेट रॉक जो है वो कोई उठा के मेनलैंड इंडिया ले आया है, तो उसको लाने के लिए वो वापस वो इंडिया आता है। और फिर वो एक आदिवासी जिसने कभी ट्रेन नहीं देखी, जिसने एक शॉपिंग मॉल नहीं देखा, वो जब आता है और वो जो हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको देखता है तो उसके जहन में क्या बीत। इसलिए 6 एस्पेक्ट्स मुझे पता था कि कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन एज अ राइटर मेरी बाउंड्रीज़ को वो एक्सपैंड करेगी, क्योंकि मैं एक डिफरेंट वॉइसेस से एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट नैरेटिव स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये जो 6 एस्पेक्ट्स हैं ये सब अपनी अपनी कहानियाँ अपनी अपनी ज़ुबानी में बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तो है ना, कोई एक डायरी एंट्री है, एक जगन्नाथ राय की जो कहानी है वो तो सिर्फ टेलीफोन ट्रांसक्रिप्ट्स के थ्रू है, और वो सबसे मुश्किल था करना, क्योंकि
अगर आप नॉर्मल चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये ठिगना था, ये मोटा था, ये लंबा था, ये चौड़ा था। उसमें तो सिर्फ फ़ोन की ट्रांसक्रिप्ट है, उसी से ही अब रीडर को अपने मन में एक क्रिएट करना है कि अच्छा ये किस तरह का आदमी अच्छा था। मुझे थोड़ा सा बताइए, पब्लिशिंग लेवल पे मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो पहली किताब आपकी आती है Q&A, जिस पर स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म बनती है, वो बता सकते हैं कि अंदाजन कितनी बिकी होगी और कितनी भाषाओं में उसका तर्जुमा हुआ उसका तर्जुमा हो चुका है 47 में, आखिरी भाषा उज़्बेक में अभी भी उसका तर्जुमान हुआ है। तो लेकिन टोटल फिगर्स तो मेरे पास आती नहीं, बट मुझे ये ज़रूर पता है, क्योंकि देखिए जब वो 100,000 कॉपी जब बिक जाती है तो पब्लिशर जो है वो उसकी एक प्रति जो है वो गोल्डन उससे छापते हैं और वो मुझे भेजी जाती है। तो वो मेरे पास फ्रांस से आ चुकी है, मेरे पास इजराइल से आ चुकी है, मेरे पास जर्मनी से आ चुकी है, कई जगह से आ चुकी है। तो इसका इजराइल मतलब से आ चुकी, मतलब हिब्रू में छपी है? हिब्रू में छपी, बिल्कुल हिब्रू में छपी है। आप भाषाएं देखिए ना, पूरा यूरोप की हर भाषा ही इसमें कवर्ड है, क्रोएशियन तक कवर्ड है, स्लोवाकियन कवर्ड है, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, या फिर भाषा थाई, भाषा इंडोनेशिया, सिंहला। तो 47 भाषाओं में जाना, अरे बहुत ज़बरदस्त। अच्छा उसके बाद में जाहिर सी बात है जो दूसरी किताब आती है उसको कितनी कामयाबी हासिल होती है इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग? हाँ, उसको भी अच्छे खासे, वो मेरे ख्याल से 30 भाषाओं में वो अनुवाद हो चुकी है। हाँ और जबकि वो बहुत बड़ी किताब है, बिकॉज यू सी पब्लिशर्स भी आजकल जो स्पेशली तर्जुमान करते हैं वो बहुत मोटी किताब नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने इंटरप्रेटर, वो जो ट्रांसलेटर है, पर पेज देते हैं। तो उनके लिए थोड़ी ज़रा पतली किताब हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा तीसरी किताब का जिक्र कर लेते हैं, वरना वो शिकायत करेगी कि मुझे मेरी तो बात ही नहीं हुई। किताब, पहली किताब आई 2005 में, छपी मैंने 2003 में, छपी 2005 में। दूसरी किताब छपी 2008 में और तीसरी किताब छपी है 2013 में। उसका नाम था द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस। और वो भी एक इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि सेकंड किताब जो मैंने लिखी 6 सस्पेक्ट्स, उसमें एक किरदार मैंने आपको बताया, वो एक फीमेल थी, शबनम सक्सेना। तो उसका किरदार जब मैंने क्रिएट किया तो मुझे उसकी वॉइस बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा क्या मैं एक पूरी नॉवेल लिख सकता हूँ एक फीमेल किरदार की आवाज़ में, उसके पर्सपेक्टिव से। तो वो मेल राइटर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, क्योंकि कहते हैं भैया आप एक महिला किस तरह से दुनिया को देखती है वो नज़रिया आप में हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने कहा मैं कोशिश तो कर सकता हूँ कि भाई मैं भी दुनिया को देखना शुरू करूँ उस नज़रिए से, तो वो दुनिया मुझे कैसे दिखेगी। तो इट वॉज दैट वॉज द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट आई वांटेड। और नॉवेल ने जैसा भी किया हो, लेकिन किसी ने भी ये क्रिटिसाइज नहीं किया है कि जी आप जो है फीमेल पर्सपेक्टिव से आपने गलत लिखा है। उनको लगा कि जो पीओवी जिसको बोलते हैं आपकी स्क्रीन प्ले की ज़बान में, कि वो बिल्कुल दुरुस्त था। ये जैसे पहली पे अचानक फिल्म का ऑफर आ गया और कंपनी ने ख़रीद भी लिया आपका स्क्रिप्ट, और बाद में कुछ 2-3 साल लगे उसको फिल्म बनने में। ये जो 2 किताबें आपकी गई हैं, इसमें कहीं कोई फिल्म बनने का कोई आसार? तो सेकंड किताब जो 6 सस्पेक्ट्स है, 6 सस्पेक्ट्स के साथ कहानी ये हुई कि काफ़ी समय तक वो एक ब्रिटिश प्रोडक्शन कंपनी ने उसकी राइट्स ले रखी थी और उन्होंने डायरेक्टर भी नियुक्त किए। 6 बार डायरेक्टर बदला उन्होंने, और वो हर बार वो एक्सटेंड कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कुछ पैसा दे देते थे और एक्सटेंड कर देते। जब 6-7 साल हो गए तो मैंने कहा कि मुझे लग नहीं रहा है कि इस किताब की नीयत है कि आप इस पर फिल्म बनाएं। नहीं साहब, एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए। और मेरे पीछे और लोग लगे हुए थे शुरू से ही कि भाई हम भी ये बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा अब किसी और को कोशिश करने देते हैं। तो एक प्रीति सिन्हा जी हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, उनके पिताजी ने बनाई थी वो फिल्म अंदाज़ अपना अपना। हाँ, वो उनकी डॉटर हैं, वो विनय सिन्हा जी ने प्रोड्यूस की थी और ये उनकी डॉटर हैं। तो इन्होंने मुझे अप्रोच, कहती हैं मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपकी किताबें जो हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, तो क्या ये 6 सस्पेक्ट्स की राइट्स आप मुझे दे सकते हैं? तो मैंने कहा उनको दे दी राइट्स। फिर उस पर उन्होंने बनाया एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर। वो हॉटस्टार और डिस्नी और हुलू पे अवेलेबल है। ओहो, द ग्रेट इंडियन मर्डर, वो 6 सस्पेक्ट्स पे आधारित है। अच्छा, ये बात उन्होंने ही राइट्स ले ली हैं एक्सीडेंटल अप्रेंटिस की भी। अच्छा, इसके भी ले लिया। हाँ, और एक्सीडेंटल अप्रेंटिस या तो वो फिल्म में बनाएंगी या वेब सीरीज़ बनेगी, तो अब उसके देखते हैं। तो जैसे अब ये जो आपकी किताब है नई जो आने वाली है, द गर्ल विद द 7 लाइव्स, तो ये लिखते वक्त कहीं आपके जहन में ये एक राइटर पे कहीं एक प्रेशर रहता है कि यार ये फिल्म के हिसाब से भी होनी चाहिए? देखिए, ये मेरे ख्याल से जो राइटर इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है कि मुझे कल को ये फिल्म में बननी है, इसमें कुछ मैं ऐसा मसाला डाल दूं कि ये फिल्म में चली जाए, वो किताब भी बकवास होगी और वो फिल्म भी बकवास होगी। मैं एज अ राइटर किताब लिखता हूँ, उसके बाद ये फिल्म में बने ना बने वो और लोगों के ऊपर निर्धारित है।
लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखता हूँ कि उसमें ये किताब मैं लिख रहा हूँ ये ज़रूर कल को फिल्म बनेगी और इसलिए इसमें कुछ ऐसा डाल दो कि ये फिल्म वालों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे कहते हैं ना स्क्रीन प्ले की भाषा में एक हुक डाल देता हूँ सुनने वालों के लिए कि मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं, कहानियाँ लिखना चाहते हैं, फिक्शन लिखना चाहते हैं और विकास स्वरूप के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, किसी ने एम्युलेट करना चाहते हैं या कम से कम उस कामयाबी को एक राइटर की हैसियत से हासिल करना चाहते हैं। तो इस पे मैं आपसे 5 या 6-7 टिप्स ज़रूर मांगूंगा, लेकिन पहले हम उस राइटर की बात कर लेते हैं कि जो बेनतहा कामयाब डिप्लोमेट भी है। विकास स्वरूप, मैंने कहा कि मैं तो आपको तब जाना जब यहाँ लंदन में आप पोस्टिंग पे आए थे और आपके साथ में कुछ महफिलें हुई। तेजेन शर्मा जी का एक प्रोग्राम था, उसमें आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, बातें की, बहुत सारी मुलाकातें रही हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका वो करियर कंटिन्यू करता है, तो मुझे ज़रा याद दिलाइए कि जब आप रिटायर हुए हैं, अभी हाल ही में हुए हैं 2 साल पहले जी, तो वो किस पोजीशन पर रिटायर हुए? तो मेरी आखिरी बाहर की पोस्टिंग थी एज हाई कमिश्नर टू कनाडा। मैं कनाडा में भारत का उच्चायुक्त था और उसके बाद जयशंकर जी विदेश मंत्री बन गए और उनका सबसे पहला डिसीजन था कि विकास तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैं वापस दिल्ली चला गया और सेक्रेटरी वेस्ट बन गया। आपको पता है हमारा जो सिस्टम है उसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी होता है और उनके अंडर में नहीं बट उनके साथ ही 2 सहयोगी सेक्रेटरी होते हैं। एक सेक्रेटरी ईस्ट जो भारत से जो उत्तर की तरफ जो देश हैं उनको देखते हैं और एक सेक्रेटरी पश्चिम, सेक्रेटरी वेस्ट जो भारत से पश्चिम की तरफ जो देश हैं उनको देखते हैं। तो मैं सेक्रेटरी पश्चिम बन गया वापस आकर, लेकिन उसी समय फिर पैंडेमिक आ गई तो ज़्यादा ट्रैवल वगैरह हो नहीं पाया। सन 2020 में फिर आप रिटायर हुए? नहीं, मैं 2021 में रिटायर हुआ। 2021 में आप रिटायर हुए और कनाडा के जब आप हाई कमिश्नर थे, यानी कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर थे, वो ज़रा सन बताइए थोड़ा सा मुझे। मैं 2017 से 2019 तक कनाडा में भारत का उच्चायुक्त। मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी एक पत्रकार हूँ, मैं आपसे पूछे बिना रह नहीं सकता कि क्या खराबी आई कनाडा के साथ में। और ये तभी से आई भाई दबे जब आप हाई कमिश्नर थे और उसके बाद अजय बिसारिया भी रहे। अजय बिसारिया की टर्म भी जो वो हाई कमिश्नर थे भारत के, इसलिए मैं उनको भी जानता हूँ। वो कभी हमारे रेडियो के साथ में हम लोगों के साथ में प्रोग्राम करते थे जब वो नौजवान थे, मैं भी नौजवान था। खैर, तो इसलिए मुझे कनाडा से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी है, इसलिए कि मैं 2 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ हाई कमिश्नर की हैसियत से काम कर चुके हैं। क्या हुआ? देखिए, कुछ इश्यूज़, 2 इश्यूज़ पे हमेशा इंडिया कनाडा रिलेशंस जो हैं वो डामाडोल रहे हैं। पहला इशू था न्यूक्लियर इशू, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा प्रथम देश था जिसने हम लोग को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। फिर हमने 1974 में वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, तो कनाडा को लगा ये बिट्रेयल है और उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगा दिए थे उस समय। उसके बाद फिर हमने 1998 में एक्चुअल एक्सप्लोजन्स किए और डिक्लेयर कर दिया कि हम अब न्यूक्लियर वेपन पावर हो गए। तब कनाडा ने बहुत जैसे कहते हैं हार्श रिएक्शन किया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही ऑलमोस्ट सस्पेंड हो गए। उन्होंने उस समय भी प्रतिबंध लगाए। तो वो था पहला इशू। और दूसरा इशू जिस पे हमेशा कुछ खटपट रही है वो है खालिस्तान का इशू, क्योंकि कनाडा में बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन उस डायस्पोरा का एक बहुत छोटा सा प्रतिशत जो है, मैं कहूँगा 1 या 2%, वो खालिस्तान की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है और उसको वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा था। तो वो एक बहुत बड़ी अड़चन हो गई थी हमारे बारे। जब आप बढ़ावा कहते हैं तो बढ़ावा देखिए लोग देते हैं, डायस्पोरा देता है, लेकिन क्या आपका इशारा गवर्नमेंट की तरफ भी? हाँ, तो मैंने ये भी लगने लगा कि कुछ जो सरकारी तंत्र हैं वो भी एक तरह से उनके रैलीज़ में जा रहे हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनमें शरीक हो रहे हैं वगैरह। तो उससे फिर हम लोग को थोड़ी तकलीफ हुई कि हमने कहा कि भाई सरकारी तंत्र तो कम से कम इस काम में नहीं लिप्त होना चाहिए। तो वहाँ से जैसे कहते हैं ना हिंदी का शब्द खटास, हाँ, खटास संबंधों में आने लगी। एग्जैक्टली। बट मेरे ख्याल से देखिए, भारत और कनाडा में जो हम लोग की मेल की चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, जो डिफरेंस की चीज़ें हैं वो कम हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इवेंचुअली दोनों देश जो हैं वो अपने जो फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे, हाँ, जो अड़चने हैं उनको हटा देंगे और इवेंचुअली दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। तो कई चीज़ें हैं जो हमको यूनाइट करती हैं। ठीक है, मैं उस राजनीति में ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता, इसलिए कि मुझे तो बहुत सी दिलचस्प बातें आपसे और जाननी है कि वो शख्स जो एक बेनतहा कामयाब डिप्लोमेट होता है, जो कि भारत का कनाडा में राजदूत, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त रहता है और फिर सेक्रेटरी रहता है वेस्ट, पश्चिमी जो देश हैं उनके साथ में उनको देखने वाला भारत के विदेश मंत्रालय में, ये बड़ी सीनियर पोजीशंस हैं और बहुत बड़ी कामयाबी होती है। जब IAFS आप बनते हैं तो आप शायद सोच भी नहीं पाते कि यहाँ तक भी पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे।
तो विकास स्वरूप जो यहाँ पे भी पहुँचा और जिसने मतलब फिल्मी दुनिया में स्क्रीन प्ले लिखने में और फिक्शन की दुनिया में और लिटरेचर की दुनिया में इतना ज़बरदस्त नाम कमाया, कौन है, कहाँ से आते हैं आप? नहीं देखिए, मैं तो वही हूँ। ये अलग अलग आयाम होते हैं। किस जगह से संबंध है आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं भारत में इलाहाबाद से आता हूँ, जिसका नाम प्रयागराज है। तो उसी की पढ़ाई वहीं से हुई? पढ़ाई भी वहीं से हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और उसके तुरंत बाद फिर फॉरेन सर्विस में मैं आ गया और उसके बाद 35 साल मैंने डिप्लोमेसी को दिए। लेकिन पैशन मेरा हमेशा से लिखना था, पढ़ना था। वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो अभी मैं इलाहाबाद में अटकने वाला हूँ थोड़ी देर, इसलिए कि जो इलाहाबाद वाले हैं तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उनको। हाँ, सन ऑफ द सॉइल। और बहुत बड़ा समुदाय है यहाँ यूके में जो इलाहाबाद बहुत ज़बरदस्त है भाई। और इलाहाबाद की मतलब एक अलग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक अलग पहचान में कैसा कुछ ऐसा है। कहते हैं कि जी इलाहाबादी को इलाहाबाद से निकालो, लेकिन इलाहाबाद को इलाहाबादी से नहीं निकाल सकते। मेरी उससे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इलाहाबाद से, इसलिए कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो इलाहाबाद में एक मल्टीलिंगुअल शॉर्ट प्ले कंपटीशन होता था। तो मैं लगातार 5 साल उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से टीम लेके जाता था। क्या बात है। और उसमें एक SN कक्कड़ साहब होते थे, बहुत मशहूर, वो उसको ऑर्गेनाइज किया है, वो जो वकील थे। हाँ, बाद में कुछ एडवोकेट जनरल वगैरह कुछ ऐसा कुछ बने थे। खैर, तो इलाहाबाद की यादें, इलाहाबाद में ही पैदा हुए आप? जी हाँ। वाह, क्या बात है। मैं ठेठ इलाहाबादी हूँ। अरे वाह वाह वाह। और उसके बाद और मेरा स्कूल जो था बॉयज़ हाई स्कूल, वही स्कूल है जिसमें अमिताभ बच्चन भी पढ़ा करते थे। देखिए कहाँ कहाँ से बातें निकल के आ रही हैं। और फिर आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई 1988 में। और आपकी जो वाइफ हैं वो कानपुर से हैं। वो कानपुर से हैं और कलाकार हैं वो? हाँ, आर्टिस्ट हैं और फोटोग्राफर भी हैं। पहले पेंटिंग करती थी, नाम बताइए। पेंटिंग करती, उनका नाम है अपर्णा। अपर्णा, हाँ। तो पहले वो जब एडिस अबाबा में हमारी पोस्टिंग हुई तो वहाँ उन्होंने पेंटिंग में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। एक लोकल आर्टिस्ट था इथोपिया के ही, उनके साथ उन्होंने ट्रेनिंग की और फिर वहीं पे उन्होंने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया, जो उसको काफ़ी अपार सफलता मिली। उसके बाद से उन्होंने और भी जहाँ जहाँ पोस्टिंग में हम लोग जाते थे वो अपने वर्क्स प्रोड्यूस करती थी। लेकिन जब हम लोग कनाडा में गए तब उनका इंटरेस्ट सडनली फोटोग्राफी में की तरफ शिफ्ट हो गया कि ये एक नया मीडियम है और इसमें भी मैं क्या कर सकती हूँ। तो वहाँ पे भी उन्होंने कोर्स वोर्स किया और आजकल फोटोग्राफी में भी वो अपने कदम बढ़ा रही हैं। फोटोग्राफी मतलब बाकायदगी से फोटोग्राफी या उससे कुछ रिलेटेड आर्ट, मतलब दोनों चीज़ों को मिला के? मैंने इन द सेंस कि मेरे ख्याल से उनका देखने का नज़रिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे वो एक तो उनका जो सब्जेक्ट्स हैं वो लैंडस्केप वगैरह नहीं करती हैं, वो लोगों को फोटोग्राफ। तो उसमें अब जैसे कोई उनकी एक फ्रेंड थी जो प्रेग्नेंट थी, तो उनका कि मैं प्रेगनेंसी को दिखाना चाहती हूँ कि महिला जो है वो कितनी खूबसूरत लगती है इवन व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट। तो इस तरह के उन्होंने कई शॉट्स लिए हैं, बट अभी उतना कमर्शलाइज नहीं किया है। अभी मेरे ख्याल से वो फिगर आउट कर रही हैं कि आगे क्या करना है। विकास स्वरूप को किस तरह के शौक हैं, क्या हॉबीज़ हैं? नहीं, मेरे जो शौक पहले से थे, क्रिकेट का शौक है, टेबल टेनिस का शौक है, टेनिस का शौक है, म्यूज़िक का शौक है। इन सब में म्यूज़िक में क्या सुनते हैं? म्यूज़िक में गज़ल, जगजीत सिंह हों, चाहे पंकज उधास हों, जिनकी अभी हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ है, पंकज उधास, जगजीत सिंह। उसके बाद क्या कहते हैं, लाइट क्लासिकल म्यूज़िक भी मुझे पसंद है, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक भी मुझे पसंद है। फिल्में देखते हैं खूब? फिल्में अब काफ़ी देखें, रिटायरमेंट के बाद समय मिल गया है काफ़ी, तो काफ़ी देखने लगे। बट मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा चेंज आया है। जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो हम लोग का उस समय, देखिए उस समय ना आपके पास सैटेलाइट टीवी था, ना CNN था, ना BBC था, ये सब कुछ था नहीं उस समय। माने आप रेडियो सुन सकते थे तो बिनाका गीतमाला हम लोग सुना करते थे, अमीन साइनी साहब जो प्रेजेंट करते थे, और हर 2 हफ्ते में किसी फिल्म को जाकर देखते थे। अब मैं देख रहा हूँ आजकल स्ट्रीमिंग के ज़माने में कि अब थिएटर जाना ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो रहा है। अब हम घर पे ही, अब आप बड़े बड़े स्क्रीन के TV लग गए हैं और ये वेब सीरीज़ चल रही हैं, और वेब सीरीज़ चल रहे हैं, अब आप बिंज वॉचिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उससे काफ़ी टेस्ट में चेंज आया है लोगों के, और दैट्स वाई कंटेंट भी अब बदल रहा है। आप देखिए बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप इसीलिए हो रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि थिएटर में जाके हम 300-400 रुपये क्यों खर्च करें, घर में ही फ्री में देख सकते हैं। मैं आपसे अब थोड़ा सा 1-2 सवाल आपका जो पेशा रहा है उससे संबंधित बातों के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने आपका यहाँ JLF लंदन में जो सेशन हुआ वो मैंने देखा, आप उसको मॉडरेट कर रहे थे, साथ में आपके एक्सपर्ट्स थे, और उन एक्सपर्ट्स में एक गिडियोन लेवी भी थे जो इसराइल के बहुत बड़े पत्रकार हैं, हारिस अखबार के लिए लिख रहे हैं एक लंबे अरसे से कॉलम, और इसराइल में रहकर वो इसराइल की सरकार की जो नीतियां हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। तो जब आप ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे तो मेरे जहन में एक पत्रकार की हैसियत थोड़े से सवाल थे कि अब ये नौकरी से निकल के आए हैं, IFS में कितना बोलेंगे, कितना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि आपने वो गज़ब
तरीके से उसको कंडक्ट किया, जिसमें कि जो वॉर चल रही है आज की तारीख में, ये हम लोग जून में प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं सन 2024 में, तो उस पर आपकी मैंने देखा कि बड़ी बेबाक राय थी, सटीक राय थी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे ऑन रिकॉर्ड इस वक्त, इसलिए कि वो भी ऑन रिकॉर्ड था, सब रिकॉर्ड होता है जो फेस्टिवल होता है, ये इस वॉर को आप किस नज़र से देखते हैं? इसलिए कि दुनिया भर में लोग इस बात पे मायूस हैं कि यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा, दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, जब वॉर की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 7 को, उस समय पूरे विश्व की सिंपैथी इजराइल के साथ थी, क्योंकि हमास ने एक कम्प्लीटली अनप्रोवोक्ड अटैक किया था और 1200 इजरायलीज़ की डेथ हो गई थी, 250-300 होस्टेज बना लिए थे उन्होंने। तो उस समय सबकी सिंपैथीज़ इजराइल के साथ थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों को लगने लगा कि इजराइल की जो रिस्पॉन्स है वो डिसप्रोपोर्शनेट हो रही है, कि उनके कितने लोग मरे और उस साइड पे, और ख़ासकर ये आप कैसे किस तरह का वॉर कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें बच्चों के ऊपर आप आतंक एक तरह से ढा रहे हैं, कि 36,000 लोग मर चुके हैं, जिसमें से 18,000 बच्चे हैं। आप सोचिए, और जो बचे भी हुए हैं लोग, उसमें स्टारवेशन हो रहा है, एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन पॉज नहीं आ पा रहा है, लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो एकदम गाज़ा को तबाह कर दिया गया है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी लाइवलीहुड तबाह हो गई हैं, और वो सब रेफ्यूजीज़ हो गए एक तरह से। तो मेरे ख्याल से कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन होगा, उसके कॉन्शियंस को कचोटेगा तो है ही। और ख़ासकर जब आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ जो है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसी कैसे धज्जियाँ उड़ रही हैं। और जब आपके पास एक पैनल हो जिसमें गिडियन लेवी जैसे शख्स हों, तो फिर नेचुरली गिडियन लेवी है, उन्होंने इतने सालों से इजराइल पैलेस्टीन जो है कॉन्फ्लिक्ट को तब से वो कवर कर रहे हैं, और उनकी सिंपैथीज़ बहुत क्लियर है। वो साफ कहते हैं कि नहीं, ये जो हो रहा है वो गलत है और इसका कोई ना कोई प्रॉपर समाधान निकलना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने उसमें खासा कंट्रीब्यूट किया था, कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट डिसऑर्डर है। मुझे बिल्कुल वो डिसऑर्डर हो ही गया है, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते, ये देखिए इंटरनेशनल ऑर्डर भी वेस्ट ने ही लगाया था, ये उनका ही क्रिएशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि अब हम एक नया रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क लाएंगे जिसमें लिबरलिज्म होगा, डेमोक्रेसी होगी, राइट्स होंगे, इस तरह की चीज़ें वो लेके आए। लेकिन ये एक्चुअली फुल फॉर्म में आया है जब शीत युद्ध जो था उसका जब अंत हुआ 1989-90 के आसपास। उसके बाद फिर अमेरिका सोल सुपर पावर हो गया, और एक तरह से ये उनका पैक्स अमेरिकाना का ये एक तरह से उद्घोषण था। लेकिन ग्रेजुअली अब हम क्या देख रहे हैं, और देखिए आपने देखा होगा कि यूएन भी अच्छा चल रहा था उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय जितने भी सुपर पावर्स थे, जो 5 परमानेंट वीटो धारी पावर हैं, वो सब कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे से। लेकिन 21वीं शताब्दी के पहले दशक से हमने देखना शुरू कर दिया कि उसमें अब अड़चनें आनी शुरू हो गई। रशिया ने क्राइमिया के ऊपर ऑक्यूपेशन किया, उसके बाद यहाँ ब्रेक्सिट हो गया, उसके बाद WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म है वो पूरी तरह से ठप हो गया। उसके बाद अब ये इज़राइल, उसके बाद ये रशिया यूक्रेन युद्ध है, इज़राइल हमास युद्ध है। इन सब चीज़ों में हम देख रहे हैं कि वेस्ट जो है, जब लॉ उनको सूट करता है तब तो उनके लिए ठीक है, लेकिन जब सूट नहीं करता है तब फिर उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अब अमेरिका ने देखिए जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है उससे ही विड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए क्लाइमेट चेंज का क्या इस समय कहर ढा रही है इस समय क्लाइमेट चेंज पूरे दुनिया में, कि बाढ़ आ रही हैं, टॉर्नेडोज़ आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं। आप इंडिया में ही देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है इस समय। तो ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है कि हम लोग अब सिर्फ अपने अपना लिमिटेड नेशनल इंटरेस्ट ही देख रहे हैं और एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट है उसको नहीं देखेंगे, तो फिर वर्ल्ड जो है वो फिर मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़े डिज़ास्टर के कगार पे खड़ा हो जाएगा। ये बड़ी नाउमीदी की बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि मिसाल के तौर पे ये जो ऑर्डर है जिसमें कि 5 स्टेट्स हैं उनको वीटो मिला हुआ है और वो जब चाहते हैं किसी भी चीज़ पे करते रहते हैं, और मतलब इस बात का लिहाज भी नहीं करते कि दुनिया के 150 जो देश हैं या 170 देश हैं, 193 देश हैं, 193 देश हैं, वो किस तरह वोट कर रहे हैं। वो कुछ एक बात कह रहे हैं और एक देश जो है वो अड़ा हुआ है अपनी बात पे कि साहब वही। तो ये क्या बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। और भारत आपको लगा है निरंतर सतत प्रयास करता रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो 1945 का जो वर्ल्ड का मैप था उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये हम 1945 में नहीं रह रहे हैं, हम 2024 में रह रहे हैं। तंत्र बदल चुका है। इस समय आप देखिए मोस्ट ऑफ द ग्रोथ जो आ रही है वो डेवलपिंग वर्ल्ड से आ रही है इस समय। एशिया को ही देखें तो चाइना और इंडिया को अगर कंबाइन करिए तो वर्ल्ड की ग्रोथ का इंजन तो इस समय एशिया ही है। तो लेकिन एशिया में सिर्फ एक चाइना को बस एक जगह मिली हुई है और बाकी किसी को नहीं मिली हुई है। तो इसलिए हमने G4 का उद्घाटन किया जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 देश ने अपना उन्होंने क्लेम पेश किया कि भाई हम भी
परमानेंट सदस्य बन सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। हम में वो सब गुण हैं जो एक परमानेंट सदस्य में होने चाहिए। तो एक तो वो चीज़ है कि हम उसके ऊपर लगातार करते रहेंगे। बट आपने कहा कि उम्मीद की किरण कहाँ से आ रही है? उम्मीद की किरण मेरे ख्याल से आ रही है सिविल सोसाइटी से आ रही है, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट से आ रही है, यंग लोगों की तरफ से आ रही है जो कि इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आप अमेरिका में देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या हुआ है, लोगों ने अपने करियर्स को दांव पे लगा दिया, लेकिन कहा कि नहीं, इनजस्टिस हो रही है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। क्लाइमेट चेंज वालों का देखिए, ग्रेटा थनबर्ग से लेकर उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया है कि आप पिकेट कर रहे हैं, आप फ्रंट लाइन्स पे जा रहे हैं, आप एक पोल्यूटिंग कोई प्लांट है तो उसको आप चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है, और हम भविष्य को तभी सुरक्षित कर सकते हैं जब सब लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जिसमें विश्व का भला है। बहुत उम्दा। अब वो हुक जो हमने डाल दिया था वो ये था कि साहब वो बहुत सारे एस्पायरिंग राइटर्स हैं और जमे हुए भी राइटर्स हैं, उनको भी इतनी कामयाबी कहाँ मिलती है। लेखक हैं, उभरना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें लिखना चाहते हैं, सिर्फ यही नहीं कि वो फिल्म के लिए लिखना चाहते हैं, लेकिन कामयाब होकर लिखना चाहते हैं। उन अच्छा तरह तरह की इस पर किताबें आती हैं, तरह तरह के लोग टिप्स देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो बेइंतहा नाकाम होते हैं एज ए राइटर, एज ए स्क्रीन राइटर। उनमें से मैं भी एक हूँ बाय द वे। मैंने भी स्क्रीन प्ले 1-2 लिखे थे, बस अपने पास ही रख के बैठ गया। तो और मुझे किसी ने बताया कि आपने लिखा है तो कभी आप इस पर थोड़ा सा बोलिए और टिप्स दीजिए। तो मुझे बहुत शर्म आई कि मैं दुनिया का नाकाम तरीन जो राइटर हो सकता हूँ, मैं क्या टिप्स दूंगा। खैर बहरहाल, लेकिन ये कि यहाँ आपसे टिप्स मांगना बनता है, वो 4-5 क्या टिप्स हो सकते हैं? देखिए, पहला टिप तो ये है कि कामयाब होने के लिए नॉवेल या पुस्तक मत लिखिए। पैसा बनाने के लिए पुस्तक मत लिखिए। पुस्तक लिखिए अगर आपके पास एक ऐसी कहानी है जो अब तक किसी ने नहीं लिखी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आप जिसको बता सकते हैं। और कहा जाता है कि हर शख्स के अंदर जिसको लिखने का शौक है, एक किताब है। तो बट कई बार वो किताब शख्स के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसी किताब है जिसके जो मैसेज है वो यूनिवर्सल मैसेज है, जो सबको अपील कर सकता है, तो आप किताब लिखिए फिर। लेकिन अगर आप पहले से ही सोच रहे हैं नहीं यार, ये मैं किताब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे मैं कामयाबी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कह सकूँ मैं एक लेखक हो गया हूँ, मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हो गया हूँ, तो वो मेरे ख्याल से वो किताब चलेगी नहीं, क्योंकि वो किताब का जो मोटिवेशन है वही गलत है। इसलिए एक तो आपको वही लिखना चाहिए जिसमें आप खुद विश्वास करते हैं। अगर आपको खुद ही अपनी किताब के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि रीडर उसमें विश्वास करेगा? इसलिए आपको अपने जो प्रोडक्ट आप निकालने जा रहे हैं उस पर पूर्ण तरह से विश्वास होना चाहिए कि यस, जो मैं लिख रहा हूँ ये एक ऐसी कहानी है जो कि मेरे घर के बाहर के लोगों को भी पसंद आएगी। वो भी इससे, ये हो गया टिप नंबर 1। ये हो गई टिप नंबर 1। दूसरी टिप ये है कि 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो आप शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हैं या एक नावल लिख रहे हैं। आप शॉर्ट स्टोरी में कहते हैं, डिफरेंस इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि शॉर्ट स्टोरी हैज़ अ पॉइंट एंड नॉवल हैज़ अ प्लॉट। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो प्लॉटिंग में प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट स्टोरी तो आसान है क्योंकि उसमें जो है आप कम शब्दों में ही एक चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, एक बयान कर रहे हैं। नॉवल में फिर एक कैरेक्टर की आर्क होती है, क्योंकि हर नॉवल में आप देखेंगे कैरेक्टर, जो किरदार आपका है वो अलग अलग सिचुएशन से जाता है और उस तरह किरदार में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो आर्क फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार मैं मिला हूँ ये इस तरह के बुक फेस्टिवल्स वगैरह में ऑथर से, कहते साहब शुरू तो किया लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस और परसिवियरेंस, कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आजकल जिस ज़माने में हम लोग रह रहे हैं ना परवेज़ जी, उसमें सब लोग शॉर्टकट चाहते हैं, कहते हैं जी बस किसी तरह से बस हम फेमस हो जाएं। ये तो है लेकिन वो भूल जाते हैं कि मेहनत जो ज़रूरी होती है फेमस बनने के लिए, उसको भूल जाते हैं। इसके अलावा और क्या टिप है? तो दूसरी टिप मेरी ये होगी। तीसरी टिप ये है कि आप ये सोचिए कि आप जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। टारगेट रीडर, टारगेट, हाँ, माने वो ज़रूरी है। टारगेट रीडर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिर ऐसी, जो मैंने शुरुआत में बात की कि आप ऐसी किताब लिखिए जो सबको अपील कर जाए, वो उसमें वो चलेगी नहीं बात। क्योंकि कोई नावल जो है, कोई नावल ग्लोबल नावल नहीं होती है, एक लोकल नावल होती है जो ग्लोबल हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही। ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये राइटर ये उसकी समझ में नहीं आएगा, ये उसकी समझ में नहीं आएगा, देन मेरे ख्याल से आप वो अच्छी चीज़ लिख ही नहीं पाएंगे। फिर आपको लिखना है ऐसी नावल जो आप, जिसके बारे में 100%, जिसकी बैकग्राउंड, जो उसका बैकड्रॉप है, उससे आप 100% रीडर को कन्विंस कर सकते हैं कि ये सही बैकड्रॉप है। क्योंकि हम लिख तो रहे हैं इमेजिनरी कैरेक्टर्स के बारे में। अब ये गर्ल विद द 7 लाइव्स है, मैं एक ऐसी लड़की के बारे में लिख रहा हूँ जिसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मैं ऐसी उसका बैकड्रॉप क्रिएट करना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ें तो आपको लगे कि वाकई दिल्ली में ऐसी एक लड़की हो सकती हो। तो उसके लिए वो बैकड्रॉप, वो ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि कई बार आप ऐसी चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं जिसके बारे में आपको पर्सनली कुछ नहीं पता है। अब ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप स्लम्स के बारे में लिखना है तो आप स्लम में ही आप रहिए, जाकर रह सकते हैं तो उससे कोई बुराई नहीं, लेकिन कम से कम स्लम के बारे में जानिए। तो उसके बारे में मैंने भी जब Q&A लिखी, मैंने धारवी में गया तक नहीं था, लेकिन मैंने धारवी के ऊपर 10 किताबें पढ़ी कि धारवी में क्या इंडस्ट्रीज़ हैं, धारवी कैसे क्रिएट हुई, धारवी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं क्या हैं, सिविक फैसिलिटीज़ कितनी हैं कितनी नहीं हैं। तो उससे फिर आपके दिमाग में चीज़ें आई कि कम से कम स्लम मैंने देखे हैं और धारावी नहीं देखी, तो स्लम में वो धारावी जो है वो कैसा होगा, और उस पर्सपेक्टिव तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे ख्याल से मैं कहूँगा टिप नंबर 3 है। चौथी टिप कि किताब आपने लिख दी, अब आपको लग रहा है इस पर तो मुझे पुलिट्ज़र प्राइज़, बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़ मिलने वाली है, तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और टेस्टिंग ये नहीं कि मैंने अपनी माता जी को पढ़ा दी, अपने फादर को पढ़ा दिया, वो तो दुआएं देंगे, बहुत अच्छा, गर्लफ्रेंड को पढ़ा दिया, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया, ये तो एकदम छा गया। आपको ऐसे लोगों को पढ़ाना है जो आपको ऑब्जेक्टिव एडवाइस दे सकें, और वो ज़रूरी। अब उसमें एक चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है, बुक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है। आप भी वही किताब पढ़ रहे हैं, मैंने भी वही किताब पढ़ी, आपने कहा कितनी बकवास किताब थी और मैंने कहा वाह क्या गज़ब की किताब लिखी है। तो वो ऑब्जेक्टिव एडवाइस अगर ऐसी है कि नहीं ये भाई बिल्कुल बकवास है, इसको आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1-2 और लोगों को भी दिखा लीजिए। अगर 3 लोग वही एडवाइस दे रहे हैं तो फिर वाकई कुछ खामी है उस किताब में मेरे ख्याल से, और आपको अपने एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करने पड़ेंगे। तो बस यही सब मैं छोटे मोटे जो है टिप्स दे सकता हूँ। और एक आखिरी चीज़ और, डिसिप्लिन। वो कहते हैं ना कि अगर आप राइटर हैं तो आपको राइट करना है, और कुछ राइटर से कहते हैं वो एक टारगेट बना लेते हैं कि आज मुझे 1000 वर्ड कम से कम लिखना है, 2000 वर्ड लिखना है, जो भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आजकल हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और कई बार फिर आपको लगता है कि अरे आज छोड़ देते हैं, कल लिखते हैं। नहीं, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और आपको उसको बैठ के, कई बार सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट टिप क्या है कि यू कैन नॉट एडिट अ ब्लैंक पेज। खाली अगर पेज है आपके सामने तो उसकी तो आप एडिटिंग कर नहीं सकते हैं कि आप क्या एडिट करेंगे। कुछ भी लिख लो, बुरा भी लिख लो, उसको आप एडिट तो कर सकते हो बाद में, लेकिन लिखो। लेकिन जब आप लिखोगे ही नहीं, अगर जो स्क्रीन है या पेज है वो खाली है तो उसकी क्या एडिटिंग आप करोगे? क्या बात है। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट ये है कि कई बार एक राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं, कि अब आपने शुरू किया और अब आपका वो प्लॉट नहीं आ पा रहा है, तो वो एक तरह से राइटर्स ब्लॉक क्या है? राइटर्स ब्लॉक आपके ही कैरेक्टर्स, आपके किरदार जो आपने क्रिएट किया, आपको बता रहे हैं कि बॉस कहीं आपने गलत टर्न ले लिया है। मैं ये नहीं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है फिक्शन राइटिंग में, कि जो आप लिखना शुरू करते हैं तो वो होते हैं आपके कैरेक्टर्स, और बाद में वो पर्सन्स बन जाते हैं, वो आपसे बातचीत करने लगते हैं कि भाई आपने जिस तरह मुझे बनाया, अब आप कह रहे हो कि मैं उस लड़की से जाकर शादी कर लूँ, लेकिन मैं उस तरह की लड़की से शादी कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये आप कुछ गलत कर रहे हैं, ज़रा आप इसको दोबारा सोचिए। तो राइटर्स ब्लॉक मेरे ख्याल से वही है कि आपको रिविजिट करना है कि कहीं पे मैंने गलत टर्न तो नहीं ले लिया, और उसको अपनी स्टोरी को दोबारा देखिए आप। वाह क्या बात है विकास स्वरूप, आपसे बातें करके तो बहुत ही मज़ा आया। नहीं परवेज़ भाई, आपके साथ हमेशा ही मज़ा आता है बात करके, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। ये आपका मेरे ख्याल से नया प्रोजेक्ट है, और ये भी मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन सक्सेस इसको। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। डिप्लोमेट और ऑथर विकास स्वरूप। सिनेंक के सभी पॉडकास्ट के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए। मुझे यकीन है कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, इसलिए कि वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, पॉडकास्ट की डिटेल्स हैं, और लंबे इंटरव्यूज़ के लंबे लंबे ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं, सभी कुछ एक जगह पर cineinc.com cineinc.com। और हाँ, प्लीज़ आप हमें ईमेल लिखिए और बताइए कि किस तरह के पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। post@cineinc.com। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।